Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So today we're going to start a new chapter, carbohydrates, from the subject biochemistry. तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट हैं क्या. Carbohydrates are the most abundant organic molecules in nature. Carbohydrates are saccharides and are the most abundant biological molecules. तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये तो इसमें जो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक मीन्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एक लार्ज क्लास है केमिस्ट्री में. ये वो सब कंपाउंड से मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन होता है. कार्बन लिंक्ड होता है हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से. मतलब इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं या ज़्यादातर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं. बेसिकली इनके स्ट्रक्चर में कार्बन होता है तो वो ऑर्गेनिक होते हैं. तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं नेचर में. ये कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकराइड्स भी कहते हैं. सैकराइड्स ग्रीक में सैकरॉन से निकला है जिसका मतलब होता है शुगर. मतलब बेसिकली हम कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर ही कह रहे होते हैं. ये जो हैं प्राइमरीली इनके अंदर 3 एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. तो इन सब को मिला के फॉर्मूला बनता है CH2ON, जहाँ पे N जो है वो तकरीबन कोई भी नंबर 3 तक होना चाहिए. अच्छा तो बेसिकली इसको सिंपल वर्ड्स में हम इस तरीके से कह सकते हैं CnH2 ब्रैकेट क्लोज्ड N, H2O ब्रैकेट क्लोज्ड N. तो CnH2ON ये इसका फॉर्मूला बनता है. और N जो नंबर है वो दोनों जगह पे 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता. तो बेसिक जो कार्बोहाइड्रेट यूनिट है वो है मोनोसैकराइड. मतलब कार्बोहाइड्रेट्स को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो जो लास्ट यूनिट हमें मिलेगा वो मोनोसैकराइड होगा. तो मोनोसैकराइड्स मिल के कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स में बी डिफाइंड एज polyhydroxy aldehydes और ketones और compounds which produce them on hydrolysis. तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनको हम एल्डिहाइड या कीटोन भी कहते हैं. ये वो कंपाउंड्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट की हाइड्रोलिसिस से हमें मिलते हैं. इनको भी हम आगे देखते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन है क्या. और इसके अलावा जो टर्म है शुगर वो सारे कार्बोहाइड्रेट्स को अप्लाई होती है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स पानी में डिज़ोल्व भी हो जाते हैं और उसका अलावा उनका जो टेस्ट होता है वो मीठा होता है. इस वजह से हम कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर भी कहते हैं. अब रिवाइज कर लेते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं. ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनके स्ट्रक्चर में कार्बन होता है और वो ज़्यादातर कार्बन लिंक्ड होता है या कोवलेंटली बाउंडेड होता है टू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. अच्छा, और नाइट्रोजन. कार्बोहाइड्रेट्स को हम कार्बोहाइड्रेट्स का वर्ड जो है कार्बोहाइड्रेट्स में होते हैं मोनोसैकराइड्स, डाइसैकराइड्स, पॉलीसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स. तो जो वर्ड में सैकराइड आता है वो ग्रीक वर्ड है, उसको हम शुगर ही कहते हैं. शुगर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि स्वीटर इन टेस्ट होते हैं और सॉल्युबल इन वाटर होते हैं. तो कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर में 3 एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. ये सब मिला के फार्मूला बनाते हैं CnH2ON. और इनका जो बेसिक यूनिट है कार्बोहाइड्रेट का मतलब जो स्मॉलेस्ट यूनिट है कार्बोहाइड्रेट का वो मोनोसैकराइड है. और मोनोसैकराइड को जो है मोनोसैकराइड 2 टाइप के होते हैं, या तो एल्डिहाइड शुगर होती है वो, या वो कीटोन शुगर होती है. मतलब ये है कि मोनोसैकराइड की ब्रेकडाउन से हमें या तो एल्डिहाइड मिल रहा होता है या हमें कीटोन मिल रहा होता है. फंक्शंस देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के. कार्बोहाइड्रेट्स participate in a wide range of functions. They are the most abundant dietary source of energy for all organisms. तो ये बात हमने पहले भी रिवाइज़ कर ली हुई है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो
सबसे ज़्यादा अबंडेंट डाइटरी सोर्स है एनर्जी की। इसका कार्बोहाइड्रेट्स का 1 ग्राम हमें 4 किलो कैलोरीज़ या हमें 4 कैलोरीज़ दे रहा होता है। मतलब 1 ग्राम से हमें 4 कैलोरीज़ मिलती हैं अगर हम कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम कंज्यूम करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स आपके जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम रोटी खाते हैं, 6 इंच की रोटी खा रहे होते हैं तो उसके अंदर तकरीबन 15 ग्राम्स होते हैं। 15 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं अगर आप उसको कन्वर्ट करें कैलोरीज़ में तो वो तकरीबन आपकी बनती हैं 62 कैलोरीज़। ठीक है, तो हम इस तरीके से देखते हैं कि हमने कितने हमारे ग्राम्स मिल रहे होते हैं। और ये हमारी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये हमारे सारे के सारे स्टेपल फूड में आते हैं, रोटी, चावल, ब्रेड और इस तरीके के सारे। और ज़्यादातर हम इनके बगैर नहीं रह सकते। हम इन स्टेपल फूड के साथ बाकी फूड खाते हैं। स्टेपल फूड मीनिंग आपका एक बेसिक डाइटरी कंपोनेंट जो सबसे ज़्यादा डाइट में कंज्यूम किया जाता है, या वो फूड जिसके साथ आप बाकी फूड मतलब कंपैरिजन के साथ या मिक्स करके खाते हैं। तो ये बात हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो मोस्ट अबंडेंट डाइटरी सोर्स है एनर्जी की। हमें उनसे मतलब अच्छी खासी एनर्जी मिलती है। हम ज़्यादातर एनर्जी कंज्यूम करने के लिए या एनर्जी के लिए हम ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रिकर्सर्स फॉर मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि फैट्स या अमाइनो एसिड्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स बाकी जैसे फैट्स और अमाइनो एसिड्स हैं इनके प्रिकर्सर्स हैं। इसका मतलब ये है कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बॉडी को फ़ैट चाहिए, ठीक है, तो अक्सर ऐसा होता है कि कार्बोहाइड्रेट से फ़ैट बन सकती होती है। या बॉडी को अमाइनो एसिड चाहिए तो काफ़ी हद तक कार्बोहाइड्रेट से बॉडी अमाइनो एसिड बना सकती है थोड़ी अमाउंट में। तो इसका मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट से फ़ैट या अमाइनो एसिड्स भी बन सकते हैं, उनके प्रिकर्सर्स भी हैं, ज़रूरत पड़ने पे बन सकते हैं। उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट्स एज ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स participate in the structure of cell membrane and cellular functions such as cell growth, adhesion and fertilization। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो क्या कर रहे होते हैं, वो उनका एक सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये भी है कि वो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं और सेलुलर फंक्शंस को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। सेलुलर फंक्शंस जैसे कि सेल ग्रोथ या फर्टिलाइजेशन, मतलब आपकी रिप्रोडक्शन वगैरह, उसमें हेल्प कर रहे होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं सेल मेम्ब्रेन में ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन बनाने में और सेलुलर फंक्शंस में हेल्प करते हैं। इसके अलावा दे आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ मेनी ऑर्गेनिजम्स। दीज इंक्लूड फाइबर, सेल्यूलोज ऑफ प्लांट्स, एक्सोस्केलेटन ऑफ सम इंसेक्ट्स एंड द सेल वॉल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो मतलब ये है कि ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प कर रहे होते हैं। जैसे प्लांट्स में जो सेल्यूलोज या फाइबर है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलके बना हुआ होता है। उसके अलावा कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जैसे ये हमारी बीटल्स वगैरह हैं, इनके ऊपर एक पतला सा एक जो स्केलेटन होता है थोड़ा सा सख्त सा, वो जो होता है ऊपर वाली एक वो जो लेयर सी होती है क्रंची टाइप सी, वो एक्सोस्केलेटन होता है, वो भी कार्बोहाइड्रेट से मिलके बना होता है। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी सेल वॉल भी कार्बोहाइड्रेट से मिलके बनती है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स सर्व एज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी टू मीट द इमीडिएट एनर्जी डिमांड्स ऑफ द बॉडी। तो ये आपकी स्टोरेज फॉर्म है एनर्जी की जो कि इमीडिएट नीड्स के लिए ज़रूरी होती है। कार्बोहाइड्रेट्स की जो स्टोरेज फॉर्म है एनर्जी की वो ग्लाइकोजन है और जो यूज़ करता है एनर्जी एज अ फ्यूल वो ग्लूकोज है। तो कार्बोहाइड्रेट्स करते क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हमें चाहिए होते हैं एनर्जी के लिए ऑब्वियसली, ठीक है। तो हम जो भी फूड खाते हैं उसको हम फ़ौरन ही कन्वर्ट होता है, वो ब्रेक डाउन होता है, कन्वर्ट होता है इनटू ग्लूकोज और फिर ग्लूकोज यूज़ होता है हमारी एनर्जी के लिए, बॉडी की एनर्जी के लिए।
और फिर कुछ आपका कार्बोहाइड्रेट जो है जो कि थोड़ा सा एक्सेस रह जाता है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में, और वो फिर यूज़ होता है जब आपकी इमीडिएट ग्लूकोज बॉडी में से ख़त्म हो गया, ब्लड में से ख़त्म हो गया, तो वो उसकी ब्रेक डाउन होकर नेक्स्ट मील से पहले पहले ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन हो जाती है। अगर मील लेट हो जाए या अगर हम नेक्स्ट मील से पहले फ़िज़िकल एक्टिविटी हमारी बढ़ जाए या स्ट्रेस लेवल्स बढ़ जाए तो वो ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब इमीडिएट बॉडी की डिमांड्स, मतलब विद इन अ डे जितनी भी डिमांड्स होती हैं उनके लिए कार्बोहाइड्रेट यूज़ होता है। तो हमने इसके 5 फंक्शंस पढ़े हैं जिनको हम आगे डिटेल से भी देखेंगे। एक तो पहला फंक्शन ये है कि एबंडेंट सोर्स है डाइटरी एनर्जी की, मतलब हम ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट खाते हैं अपनी डाइट में। दूसरा मैंने आपको बताया प्रीकर्सर्स हैं, इनसे बाकी कंपाउंड्स भी बन सकते हैं जैसे फैट्स और अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन बनाते होते हैं। तीसरा हमने ये पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट्स हेल्प कर रहे होते हैं सेल मेम्ब्रेन बनाने में और सेलुलर फंक्शंस में हेल्प करते हैं, जैसे सेल ग्रोथ है, एडिशन है और फर्टिलाइजेशन है। फोर्थ हमने बताया कि जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स के वो भी कार्बोहाइड्रेट बना रहा होता है, जैसे प्लांट्स की सेलुलोज या फाइबर, इंसेक्ट्स के एक्सोस्केलेटन्स और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी सेल वॉल बनाता है। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी उनकी ग्लाइकोजन है और वो बॉडी की इमीडिएट एनर्जी डिमांड्स पूरे करने के लिए होते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन पर। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑफन रेफर टू एज सैकराइड्स मीनिंग सेक्रॉन मीनिंग शुगर। तो ग्रीक सेक्रॉन वर्ड से निकला है और उसका मतलब होता है शुगर। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनको सैकराइड्स भी कहा जाता है, मतलब ये कि ये शुगर्स हैं। अब इनकी जो ब्रॉडली क्लासिफाइड मेजर ग्रुप्स हैं वो हैं मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स एंड पॉलीसैकराइड्स। ये जो कैटेगराइजेशन है ये बेस्ड है नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स पर, मतलब अगर एक शुगर यूनिट होगा तो वो मोनोसैकराइड होगा, अगर 2 शुगर यूनिट्स होंगे तो वो डाइसैकराइड होगा, और फिर अगर 2 से ज़्यादा होंगे तो वो ओलिगोसैकराइड होगा, 2 से लेकर 10 तक होंगे तो वो ओलिगो होगा। और फिर पॉली जो है वो उसके अंदर डिफरेंट शुगर यूनिट्स के साथ डिफरेंट कंपोनेंट्स भी होते हैं, उनको हम पॉलीसैकराइड्स कहते हैं। तो ये हमारी ब्रॉडली क्लासिफाइड टर्म है। कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन में मोनोसैकराइड्स, डाइसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स एंड पॉलीसैकराइड्स आते हैं। Mono and oligosaccharides are sweet to taste, crystalline in character and soluble in water. Hence they are commonly known as sugars. तो मोनोसैकराइड्स और ओलिगोसैकराइड्स जो हैं स्वीटर इन टेस्ट हैं। मोनोसैकराइड्स और ओलिगोसैकराइड्स स्वीटर इन टेस्ट होते हैं, क्रिस्टलाइन इन कैरेक्टर होते हैं और सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, मतलब स्वीट टेस्ट होता है इनका, क्रिस्टल्स की फॉर्म में होते हैं और पानी में सॉल्युबल होते हैं। इनको ज़्यादातर कॉमनली शुगर ही कहा जाता है। मोनोसैकराइड्स को देख लेते हैं हम। मोनोसैकराइड्स जो हैं, मोनो का मतलब होता है 1, सैकराइड का मतलब होता है शुगर, तो एक शुगर। तो ये सिंपलेस्ट ग्रुप है कार्बोहाइड्रेट का और इनको हम सिंपल शुगर भी कहते हैं, ठीक है। दोबारा से रिवाइज कर देती हूँ। मोनोसैकराइड्स आपकी कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट यूनिट होता है, मतलब एक शुगर जो होगी उसको हम मोनोसैकराइड कहते हैं। वो सिंपल एक यूनिट होता है, फिर वो मिलकर जो है डाइसैकराइड, पॉलीसैकराइड, ओलिगोसैकराइड्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो जो सिंपलेस्ट ग्रुप होगा, जो लास्ट ब्रेक डाउन होकर जो लास्ट आपको यूनिट मिलता है वो हमें मोनोसैकराइड मिलता है। इनका जनरल फार्मूला जो होता है वो CnH2ON होता है और इसके बाद ये फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते। मतलब ये है कि जो लास्ट आपको कंपोनेंट मिलेगा, मतलब हाइड्रोलिसिस होती है, जैसे हमारी केमिकल्स लैब में केमिकल्स या बॉडी में हमारे एंजाइम्स जब फूड की ब्रेक डाउन करते हैं तो ब्रेक डाउन करके जो हमें सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा वो मोनोसैकराइड होगा। इसके बाद वो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता।
और इसी मोनोसेक्राइड को हम बॉडी यूज़ करती है, मतलब मोनोसेक्राइड जो है ग्लूकोज है कार्बोहाइड्रेट का, जो बॉडी यूज़ कर रही होती है, और वो लास्ट है और इसके बाद वो ही यूज़ होता है फॉर सेलुलर एनर्जी। तो इसका जो फार्मूला है वो है CnH2ON। N जो है उसमें आपका कोई भी नंबर आ सकता है। मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं ये भी अब आगे 2 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक कैटेगरी है इनकी फंक्शनल ग्रुप और दूसरी कैटेगरी है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन्स। इनको हम ज़रा देख लेते हैं। पहली कैटेगरी जो है बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप, उसको डिवाइड किया जाता है 2 आगे फर्दर ग्रुप्स में, एल्डोजेस एंड कीटोजेस। जब फंक्शनल ग्रुप मोनोसेक्राइड्स में एल्डिहाइड होगा तो उसको हम एल्डोज कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप जो है उसको हम कार्बोनाइल ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है। तो मोनोसेक्राइड्स का जो फंक्शनल ग्रुप है वो एक्चुअली में कार्बोनाइल ग्रुप है। कार्बोनाइल ग्रुप वो होता है, कार्बोनाइल ग्रुप इज़ अ फंक्शनल ग्रुप कंपोज्ड ऑफ कार्बन एटम डबल बॉन्डेड टू एन ऑक्सीजन एटम। कार्बन जो है उसका डबल बॉन्ड हुआ होता है ऑक्सीजन के साथ, तो ऐसा ग्रुप फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, जिसमें कार्बन का डबल बॉन्ड हुआ होता है ऑक्सीजन के साथ, उसको हम कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। और यही फंक्शनल ग्रुप इसको इसलिए कहा गया हुआ है क्योंकि जो ये कार्बोनाइल या फंक्शनल ग्रुप होता है इसी से अंदाज़ा लगाया जाता है कि शुगर कौन सी है। हम एक्चुअल में जितनी भी चेन होती है शुगर की, जितने भी कार्बन की चेन होती है, उसमें से हम वो वाला कार्बन देखते हैं या वो वाला फंक्शनल ग्रुप पूरा का पूरा ग्रुप देख रहे होते हैं जिसमें कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन का, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप, वो फंक्शनल ग्रुप या कार्बोनाइल ग्रुप मोनोसेक्राइड्स का जो एल्डिहाइड होता है उसको हम एल्डोज कहते हैं। अभी एल्डिहाइड कैसे होता है, इसमें C डबल बॉन्ड O एक साइड पर होता है और एक साइड पे इसके हाइड्रोजन अटैच होता है, ठीक है। तो आप ये देख लें C के साथ इधर भी कोई ना कोई कंपाउंड अटैच होगा, इधर भी और इधर भी, हर जगह एक कंपाउंड अटैच होता है, ठीक है, कार्बन चेन में, ठीक है। तो नॉर्मली C के साथ एक साइड पे जहाँ पे डबल बॉन्डेड O है उसके साथ जब एक हाइड्रोजन लगा होता है तो उसको हम एल्डोज कहते हैं। इसकी एग्जांपल है ग्लाइसरल्डिहाइड और ग्लूकोज। अब कीटोसिस जो हैं वो शुगर्स हैं जिनका फंक्शन ग्रुप कीटो ग्रुप होता है, उसको हम कीटोसिस कहते हैं। और कीटो ग्रुप क्या होता है, इसमें C के साथ C डबल बॉन्डेड O के साथ होता है, लेकिन साइड पे जो है आपका हाइड्रोजन वगैरह नहीं होता, दैट्स योर फंक्शन ग्रुप। इसमें एग्जांपल आ जाती है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन और फ्रुक्टोज। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, एक है एल्डोज ग्रुप, ठीक है, और दूसरा है कीटोन ग्रुप, ठीक है। एल्डोज ग्रुप में क्या था, ये है आपका एल्डोज ग्रुप। यहाँ पे C डबल बॉन्डेड O है, जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बन का C डबल बॉन्डेड O, उसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है। कीटोन ग्रुप में खाली C डबल बॉन्डेड O है, उसके साथ इधर हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी चेन में जो है एल्डोजेस और कीटोजेस होते हैं। आगे चलते हैं। अब दूसरी क्लासिफिकेशन जो मोनोसेक्राइड की थी वो थी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स। मोनोसेक्राइड्स को अगर कार्बन आइटम्स के साथ देखा जाए तो जो ये है, इसमें मोनोसेक्राइड्स को बेस किया जाता है, इसकी क्लासिफिकेशन की जाती है कार्बन आइटम्स के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल कि उसमें 3 कार्बन आइटम्स की चेन है, या 4 कार्बन आइटम्स की चेन है, या 5 कार्बन आइटम्स की चेन है, या 6 की, या 7 की, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स की, कितनी कार्बन आइटम्स की चेन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखें 1 2 3, तो ये ट्रायोज है, तो इसको हमने नाम दे दिया, ये एल्डो ट्रायोज है, ठीक है। तो एल्डो ट्रायोज में 3 कार्बन आइटम्स हैं। कीटो ट्रायोज, इसमें 3 कार्बन आइटम्स की चेन है, ठीक है।
तो वो किसी कोई भी हो सकते हैं। ट्रायोज से हमें पता चल जाएगा 3 कार्बन आइटम्स हैं, टेट्रोजेस से पता चल जाएगा 4 कार्बन आइटम्स हैं, पेंटोजेस में 5 होते हैं, हेक्सोजेस में 6, हेप्टोजेस में 7 एंड सो ऑन। तो ये जो टर्म्स हैं जो आपकी कार्बन एटम्स की टर्म्स हैं, ये और फंक्शनल ग्रुप, इन दोनों को मिला के मोनोसेक्राइड का नाम दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज जो है वो एक एल्डोहेक्सोज है। अभी हमें पता चल जाएगा कि ग्लूकोज जो है इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप या कार्बोनाइल ग्रुप है वो एल्डोज है, ठीक है। और हेक्सोज से हमें पता चल जाएगा कि ये 6 कार्बन चेन एटम है, 6 कार्बन चेन जो है मोनोसेक्राइड है, ठीक है। तो फ्रुक्टोज अब जो है वो कीटो हेक्सोज है। इसका मतलब ये है कि ये कीटोज शुगर है, मतलब सी कार्बन जो है डबल बॉन्डेड टू O है और उसके साथ कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है, और वो हेक्सोज शुगर है, मतलब 6 कार्बन आइटम्स हैं। तो हम इन दोनों टर्म्स को एल्डोज या कीटोज हम डिटरमाइन करते हैं कि क्या है और कितने कार्बन हैं, उन दोनों को मिला के हम एक शुगर का नाम दे देते हैं। ये हैं आपके मोनोसेक्राइड्स के टाइप्स, ठीक है। आगे जाने से पहले मैं आपको एक बार ही रिवाइज करवा रही हूँ। मोनोसेक्राइड्स का जनरल फार्मूला CnH2ON है। ये आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट की, और इसे फर्दर ये हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता, इससे फर्दर ये ब्रेक डाउन नहीं हो सकता। स्मॉलेस्ट कंपोनेंट अपॉन ब्रेकिंग डाउन हमें मोनोसेक्राइड मिलता है। तो ये 2 कैटेगरीज में डिवाइड हुआ है, फंक्शनल ग्रुप और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो 2 हैं, एल्डोजेस एंड कीटोजेस। एल्डोज में जो फंक्शनल ग्रुप है उसके अंदर C के साथ हाइड्रोजन अटैच होता है, वो कार्बन एटम जिसके जो डबल बॉन्डेड है ऑक्सीजन के साथ, उसके साथ हाइड्रोजन होता है। और कीटोसिस में C खाली डबल बॉन्डेड होती है O के साथ। कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो होता है जिसमें आपका कार्बन एटम डबल बॉन्डेड होता है ऑक्सीजन के साथ। ये तो यहाँ पे देखें, ये एल्डोज है जिसमें C डबल बॉन्डेड है O के साथ और H के साथ। ये कीटोज है जिसमें C खाली डबल बॉन्डेड है O के साथ। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम्स। जैसे 3 कार्बन है, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, इन दोनों को मिलाकर हम हम मोनोसेक्राइड को नाम देते हैं। मतलब आपका एल्डोज या कीटोज शुगर, या मतलब बेसिस ऑन द फंक्शनल ग्रुप और बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, दोनों को मिला के हम शुगर का नाम दे देते हैं। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं मोनोसेक्राइड्स की, और ये आपने सारी की सारी याद करनी है, नाम, उनके एम्पिरिकल फार्मूला और कौन से टाइप की शुगर है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रायोजेस की बात करें, मतलब 3 कार्बन एटम्स जिनमें हों, C3H6O3। देखिए मैंने आपको फार्मूला बताया था C3H6O6, ठीक है। अगर आप इस फार्मूला को लिखें तो आपका ये यही बनता है, CnH2n, मतलब H के साथ 2 है तो अगर C के साथ जो भी होगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 3 2s are 6, ठीक है। तो यहाँ पे आपका H जो है 6 होता है, O जो है दोबारा से 3 होता है क्योंकि O के साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ। तो जो इसका मतलब ये है कि C के साथ जो नंबर होगा, मतलब जितने कार्बन एटम्स होंगे जितने C के कार्बन एटम्स होंगे वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। उतने आपके हाइड्रोजन होंगे, और जितना आपका C का नंबर होगा उतना ही आपका ऑक्सीजन का नंबर होगा। दैट्स हाउ इट हैपन्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देख लें, 3 अगर आपके कार्बन एटम्स हैं, ठीक है, चेन में, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे हाइड्रोजन के साथ। तो अगर 3 हैं तो हाइड्रोजन के 2 के साथ होंगे, ठीक है। 2 3s are 6, तो इसमें 6 हाइड्रोजन होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके अलावा हमने कहा
कि जितने कार्बन एटम्स होते हैं उतने ही ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, ठीक है। तो अगर 3 कार्बन एटम्स हैं तो 3 ही ऑक्सीजन होंगे, 1 2 3। इस तरीके से आपका जो है शुगर का एम्पिरिकल फार्मूला बनता है। ट्रायोसिस C3H6O3। तो इनमें जो एल्डोज शुगर होगी उसको हम ग्लाइसरल्डिहाइड कहते हैं, और जो कीटोज शुगर होगी उसको हम डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन कहते हैं, ठीक है। मतलब एल्डोजेस अगर हमारे ट्रायोजेस हैं, अगर एल्डोज शुगर हमारी ट्रायोज होगी तो उसको हम ग्लाइसरल्डिहाइड कहेंगे, और अगर कीटोज हमारी ट्रायोज होगी तो उसको हम डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन कहेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं टेट्रोजेस। टेट्रोजेस में एल्डोज शुगर है C4H8O4। हमारी एल्डोज शुगर जो है वो एरिथ्रोज होगी, और कीटोज शुगर एरिथ्रोलोज होगी। पेंटोजेस में एल्डोज शुगर राइबोज होती है, कीटोज शुगर राइबोलोज होती है। हेक्सोजेस में एल्डोज शुगर ग्लूकोज होती है, कीटोज शुगर फ्रुक्टोज होती है। इसकी एग्जांपल आप ऐसे देखें, जो हम चीनी चाय में डालते हैं वो ग्लूकोज होती है, बेसिकली इट्स ऑल ग्लूकोज। और जो हम हनी लेते हैं तो हनी के अंदर फ्रुक्टोज होती है, जितनी भी मिठास होती है वो फ्रुक्टोज से होती है। हेप्टोजेस C7H14O7, ये एल्डोज है ग्लूकोहेप्टोज, और कीटोज है इसकी सीडोहेप्टुलोज। नेक्स्ट है आपके ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स जो हैं उनमें 2 से 10 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। बेसिकली वैसे अगर मोनोसैकेराइड्स होंगे तो उनको डाइसैकेराइड्स कहते हैं, लेकिन हम उनको आगे फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। तो ओलिगोसैकेराइड्स जो होते हैं ये ब्रेक डाउन होते हैं बाय हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस से ब्रेक डाउन होकर ये मोनोसैकेराइड देते हैं। जो आपके ओलिगोसैकेराइड्स हैं इनकी फर्दर जो क्लासिफिकेशन होती है वो होती है डाइसैकेराइड एंड ट्राइसैकेराइड्स। मतलब अगर 2 मोनोसैकेराइड्स होंगे तो वो डाइसैकेराइड्स होंगे, अगर 3 मोनोसैकेराइड्स होंगे तो वो ट्राइसैकेराइड्स होंगे, और फिर आगे सो ऑन। तो जितने भी वो मोनोसैकेराइड यूनिट्स होंगे उसके हिसाब से नाम होंगे, और इनको क्लास को हम ओलिगोसैकेराइड ही कहते हैं। Oligosaccharides with more than 3 monosaccharide units are not digested by humans। अब हम बेसिकली जो हैं नॉर्मली हम ओलिगोसैकेराइड सिर्फ वो ही पढ़ रहे हैं जो 3 मोनोसैकेराइड यूनिट से ऊपर के नहीं हैं, क्योंकि हमने बायोकेमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं मेडिकल या डाइजेशन या न्यूट्रिशन से रिलेटेड, ठीक है। तो हम सिर्फ उतनी ही बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे जो रिलेटेड होगी टू आवर प्रोफेशन, जो रिलेटेड होगी टू ह्यूमन बॉडी। तो 3 से जो ऊपर मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो डाइजेस्टेड नहीं होते ह्यूमंस में, तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। नेक्स्ट आपके पॉलीसैकेराइड्स आते हैं। पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं वो मोनोसैकेराइड के पॉलीमर्स होते हैं, और इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा हाई होता है, तकरीबन अप टू मिलियन होता है। पोली का मतलब होता है मैनी, पोली मीन्स मैनी शुगर्स। पॉलीमर्स क्या होते हैं? पॉलीमर्स नीचे आपकी ये जितने भी आपके स्टार्स के साथ होंगे, ये मैंने आपको फर्दर डेफिनेशंस दी होंगी किसी भी वर्ड की, आगे इसी तरीके से बायोकेमिस्ट्री में पढ़ाऊँगी, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, और आपको कोई नया वर्ड जिसकी समझना है तो ऐसा ना हो कि आपको वो वर्ड समझना है, इसलिए इनकी मैंने आपको अलग से डेफिनेशन दी है। तो पॉलीमर्स जो हैं एक्चुअली पॉलीमर वर्ड जो है वो मीनिंग मैनी वो ये है कि दे आर मेड बाय कंबाइनिंग लार्ज नंबर ऑफ सेम मोनोमर यूनिट्स। एग्जाम्पल पॉलीमर्स फॉर्म्ड फ्रॉम मोनोसैकेराइड्स। अब होता क्या है कि पॉलीसैकेराइड्स जो हैं वो शुगर्स हैं, वो हैं जो एक ही तरह के मोनोसैकेराइड, फॉर एग्जांपल सेम मोनोमर यूनिट से बन रहे होते हैं। इसका मतलब है सेम जो है मोनोसैकेराइड यूनिट से बन रहे होते हैं, ठीक है। तो उनको हम पॉलीमर कहते हैं। तो बेसिकली इसमें आपकी जो मोनोसैकेराइड है, फॉर एग्जांपल अगर ग्लूकोज है, ठीक है,
और ग्लूकोज जो है, आप ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इस तरीके से अगर आपस में लिंक्ड होंगे वो, तो वो जो है आपका पॉलीसेकेराइड बना देगा, ठीक है। तो ये टेस्टलेस होते हैं और ये ज़्यादातर नॉन शुगर्स होते हैं, मतलब मीठे नहीं होते टेस्ट में, और ये पानी के साथ कोलॉइड्स बना देते हैं। कोलॉइड्स जो होते हैं वो होते हैं जिनमें पार्टिकल्स सॉल्यूशन में अगर मिक्स करें तो वो नीचे सेटल डाउन नहीं होंगे, वो उसी सॉल्यूशन में एक डिस्पर्स्ड मिक्स्ड स्टेट में रहेंगे, तो उनको हम कोलॉइड कहते हैं। मतलब सॉल्यूशन अगर मिक्स्ड सॉल्यूशन होगा प्रॉपर्ली तो वो कोलॉइड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क को देख लें, मिल्क एक कोलॉइड है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम टी को फ़िल्टर करें तो टी कोलॉइड है, ठीक है। तो ये जो हैं पानी के साथ कोलॉइड बना देते हैं। पॉलीसेकेराइड्स जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, होमोपॉलीसेकेराइड्स और हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स। होमोपॉलीसेकेराइड्स वो होते हैं जो सेम टाइप की शुगर से मोनोसेकेराइड से मिलके बने होते हैं, जैसे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं वो 2 या 3 डिफरेंट टाइप की शुगर से या 2 या 3 डिफरेंट टाइप के मोनोसेकेराइड से मिलके बने होते हैं। अब आप आ जाएं मोनोसेकेराइड्स स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स। इसमें आपका आता है स्टीरियोआइसोमेरिज्म। स्टीरियोआइसोमेरिज्म मोनोसेकेराइड का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। The compounds that have the same structural formula but differ in their spatial configuration are called stereoisomers. अब वो कंपाउंड्स जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देख लें तो स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होता है उनका, ठीक है, फार्मूला सेम होता है, लेकिन उनकी स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन जो है, स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन उनकी डिफरेंट होती है। मतलब इन दोनों का जो है स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है लेकिन इनकी स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से डिफरेंट है, तो इसको हम स्टीरियो आइसोमर कहते हैं, ठीक है, कि जिनका सेम स्ट्रक्चर फार्मूला हो लेकिन स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो, उनको हम स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। फिर उसके बाद आता है एसिमेट्रिक कार्बन। अ कार्बन इज सेड टू बी एसिमेट्रिक व्हेन इट इज़ अटैच्ड टू 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स। अब सी के साथ जो चारों साइडों पे अगर डिफरेंट एटम्स या ग्रुप्स लगे हुए होंगे तो वो एसिमेट्रिक कार्बन होता है। सिमेट्रिक का मतलब होता है सेम, ए का मतलब होता है डिफरेंट। तो एसिमेट्रिक कार्बन के तीनों तरफ, सिमेट्री का मतलब होता है हर तरफ एक ही जैसी साइड्स हों, सेम सिमेट्री हो। एसिमेट्रिक का मतलब होता है हर तरफ डिफरेंट साइड्स हों। तो वो कार्बन जिसकी चारों साइड पे डिफरेंट एटम्स या ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं वो एसिमेट्रिक कार्बन होता है। उसके बाद आइसोमर्स। Isomers, the number of asymmetric carbon atoms determines the possible isomers of a given compound which is equal to 2n। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि अगर चेन के अंदर जितने भी asymmetric कार्बन्स हैं वो बताते हैं कि कितने पॉसिबल, अगर एक आपका कार्बन है तो आपके आइसोमर्स जो हैं आपके बनेंगे 2n, ठीक है। अगर आपका जो है एक से ज़्यादा है तो उसी तरीके से आपके जो नंबर है 2 के साथ है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। मतलब ये है कि आपके जो एसिमेट्रिक कार्बन्स हैं उनसे आइसोमर्स मिलके बनते हैं, ठीक है। तो आइसोमर्स जो हैं वो क्या हैं? आइसोमर्स आर दोज जो बताते हैं कि कितने नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन्स हैं एक आपके कंपाउंड के अंदर, ठीक है। इसका फॉर्मूला है 2n। फॉर एग्जांपल अगर ग्लूकोज है, ग्लूकोज के अंदर 4 एसिमेट्रिक कार्बन्स हैं, ठीक है। तो आइसोमर्स ने बताया कि ग्लूकोज के अंदर 4 एसिमेट्रिक कार्बन्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर 16 आइसोमर्स होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब इसी को हम देखें, अगर फॉर्मूला 2n था, ठीक है, 2 रेज़ टू पावर 4, ठीक है। 4 अगर ग्लूकोज के अंदर कार्बन आइटम्स हैं तो हम 2 रेज़ टू पावर 4 करेंगे, उसका आंसर आता है 16, ठीक है। तो जितने भी आपके नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन्स होंगे वो हम 2 की रेज़ टू पावर के साथ वो नंबर डालते जाएंगे और आपको उतने आइसोमर्स मिलते जाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि एक आपके कंपाउंड के अंदर कितने आइसोमर्स हैं, ठीक है। दैट्स योर
3 बेसिकली आपकी कॉन्सेप्ट्स हैं। एक है स्टीरियो आइसोमरिज्म, जो कि है सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफरेंट स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन। एक है आपका एसिमेट्रिक कार्बन, जिसमें कार्बन के इर्द गिर्द डिफरेंट ग्रुप्स या आइटम्स अटैच्ड होते हैं। और नेक्स्ट है आपका आइसोमर। आइसोमर जो है वो आपके अराइज होते हैं एसिमेट्रिक कार्बन से, फॉर एग्जांपल, और उनका फार्मूला 2n है। तो जितने आपके एसिमेट्रिक कार्बन्स होंगे उनको हमने जो है 2 की रेज्ड पावर्स के साथ आपने करना है, और उतने आपके जो हैं फिर वो आपके आइसोमर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, दिस यू विल फर्दर नो, और आगे आप आगे देखेंगे तो आपको और समझ आएगी। दिस इज़ इट फॉर टुडे। Learn these definitions and these terms: stereoisomerism, asymmetric carbon, isomers, carbonyl group, functional group, polymers। ठीक है, ये सब आपको कॉन्सेप्ट्स और डेफिनेशंस याद होने चाहिए, तो ही आपकी अगर बेसिस अभी बनेंगे तो ही आपको आगे के चैप्टर्स समझ आएंगे। If you have any questions, I'll be there to answer them. Allah Hafiz.